चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम बात करेंगे कि लिनक्स में ड्रॉट डिप्लॉयमेंट की प्री-रिक्विज़िट के बारे में। हम बात करेंगे कि लिनक्स में की वो टॉप 50 कमांड्स जिसको यूज़ करके आप किसी भी प्रोजेक्ट को एज़ अ रॉट डिप्लॉय कर सकते हैं लिनक्स में। ये वीडियो यूज़फुल रहेगी उन सभी के लिए जो कि लिनक्स के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं और उसे समझना चाहते हैं। चाहे आप डेवलपर हों, आप टेस्टर हों, आप क्लाउड इंजीनियर हों, आप डेवऑप्स हों या आप एक स्टूडेंट्स हो और आप लिनक्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए आज लिनक्स के वो 50 कमांड्स जानेंगे जिसको यूज़ करके या जिसके बारे में आप जान के आप 80% तक अपना लिनक्स में काम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखा है जो कि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस गूगल डॉक को डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और इसमें मैंने कमांड्स के साथ मैंने सेक्शन वाइज कमांड को पहले डिवाइड कर रखा है। आप कमांड्स को देख सकते हैं, उसके एग्जांपल देख सकते हैं और रियल लाइफ एक्सप्लेनेशन कि प्रोडक्शन सर्वर पे एज अ इंजीनियर रियल लाइफ में आप इस कमांड्स को मोस्टली कहाँ यूज़ करते हैं या आपको कहाँ हेल्प करती है। सो ये एक आपकी गो टू गाइड रहेगी इस 50 कमांड्स के लिए। जब भी आपको डिफरेंस के लिए वापस कोई कमांड आपको याद ना आ रही हो या आपको रेफर करना हो तो आप इस डॉक को वापस जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कमांड से। हमारा जो पहला मॉड्यूल है उसमें हम बात करेंगे उन कमांड्स की जो कि नेविगेशन एंड फाइल मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। सो जो हमारी पहली कमांड है वो है PWD। PWD स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये आपका लिनक्स के अंदर आपको वो बताती है कि आप इस प्रेजेंटली आप कहाँ पर हैं। जब भी मैं PWD टाइप करता हूँ तो ये मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी के बारे में बताता है। सो PWD में इतना ही है और PWD में दो और ऑप्शन होते हैं, PWD-L जो कि लॉजिकल एड्रेस बताता है और एक PWD-P जो कि आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट हम PWD यूज़ करते हैं वो PWD-L होता है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे PWD-L लेता हूँ तो सेम एड्रेस देगा और एक कमांड होती है PWD-P जो कि आपका फिजिकल एड्रेस बताती है। ये यूज़ तब आती है जब जनरली आपके पास एक कोई ऐसा फ़ोल्डर हो जो कि लिंक हो किसी और फ़ोल्डर से, जो कि सॉफ्ट लिंक हो किसी और फ़ोल्डर का। जैसे मैं करंट के अंदर जाता हूँ, करंट मेरा एक सॉफ्ट लिंक है दूसरे फ़ोल्डर से। अगर मैं यहाँ पे PWD-L करता हूँ, PWD करना है हमको, PWD-L तो ये मेरा लॉजिकल एड्रेस दे रहा है। बट जो हार्ड ड्राइव में इस फ़ाइल का एड्रेस स्टोर होना चाहिए जहाँ से लिंक है, वो है हमारा PWD-P। ये है हमारा फिज़िकल एड्रेस। तो ये मोस्टली वहाँ यूज़ होता है अगर आपको कोई फ़ाइल लिंक फ़ाइल है, किसी फ़ाइल का कोई सॉफ्ट लिंक किसी और से एसोसिएटेड है और आपको उसका रियल एड्रेस जानना है हार्ड ड्राइव में, तब आप PWD-P का यूज़ करते हैं, बट मोस्टली आपका काम PWD से भी हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड है हमारी ls। ls हमारी कमांड होती है लिस्ट द कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या कंटेंट है हम उसको लिस्ट करते हैं। तो जो मेरी अभी डायरेक्टरी है वो है शिवम, उस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या है तो वो मेरे को एक मेरी ls कमांड बता रही है। इसमें करंट फोल्डर है, फाइल है, file1.txt, फोल्डर्स है, फोल्डर 2 है। सो ये लिस्ट कर रही है जो भी मेरे करंट डायरेक्टरी में कंटेंट है या फाइल या फोल्डर जो भी है। अगर आपको और डिटेल जाननी है इन फाइल्स के बारे में तो आप ls-l करिए, वो होता है लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस के लिए। तो ये अब आपको काफ़ी कुछ एक फाइल के बारे में बता रहा है। जैसे जो मैंने कहा था ये पहली फाइल हमारी लिंक है, सो जो पहला लेटर होता है यहाँ पे ये टाइप ऑफ फाइल को बताता है। तो एल मीन्स ये लिंक फाइल है, ये डी मतलब ये एक डायरेक्टरी है, जो डॉकर एक डायरेक्टरी है, और अगर ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है जस्ट डैश है तो फिर ये एक नॉर्मल फाइल है, यहाँ पर txt फाइल है। ये कोई और भी फाइल हो सकती है बट ये नॉर्मल फाइल है। ये हमारी डायरेक्टरीज है और ये परमिशंस होती हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सो रीड राइट और एग्जीक्यूट जो परमिशंस होती है ये वो परमिशंस हैं। एंड देन इस फाइल का ऑनर कौन है, इस फाइल का ग्रुप कौन है, इस फाइल का साइज क्या है, केबीज ये बाइट्स में साइज है, एंड ये फाइल कब बनी थी, क्या टाइम था उसका। तो ये आप ls-l कमांड से काफ़ी सारी चीज़ें जान सकते हैं। इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं। अगर आपको मान लीजिए फाइल का साइज देखना है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ls-l एच उसके लिए आप यूज़ करिए और आपको ये केबीज में साइज बता रहा है कि आप उस फाइल के साइज को अंडरस्टैंड कर पाएँ। और भी इसमें कमांड होती है शॉर्टिंग के लिए, रिवर्स के लिए, बट वो डिटेल में जाना भी ज़रूरी नहीं है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने चैनल पे स्पेसिफिक बना के भी रखी हुई है।
आप उसको रेफर कर सकते हैं। और तीसरी हमारी कमांड है सीडी कमांड। सीडी होता है चेंज डायरेक्टरी के लिए, जैसे मैंने अभी सीडी किया और मान लीजिए मेरे को डॉकर के अंदर जाना है, तो मेरा एक डॉकर फोल्डर है, मैं सीडी करके उसके अंदर आ गया, सीडी करके दो डॉट लगा के एक फोल्डर पीछे आ गया, अब आप पीडब्ल्यूडी करेंगे तो मैं वापस शिवम के अंदर आ गया। सो सीडी होती है सिर्फ चेंज डायरेक्टरी के लिए, आप इससे कहीं भी डायरेक्टरी में आगे जा सकते हैं या पीछे आ सकते हैं। एंड अब हम करते हैं एम के डी आई आर। ये होती है डायरेक्टरीज को क्रिएट करने के लिए। आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे को एक डायरेक्टरी बनानी है, एक टेस्ट नाम से एक डायरेक्टरी बनाते हैं। अब आप एलएस करेंगे तो यहाँ पे एक नई डायरेक्टरी बन गई जो कि है टेस्ट नाम से, और इसको देख लेते हैं, इसका टाइम भी देख लेते हैं कब ये बनी है। सो जब हम टेस्ट फाइल को देखेंगे, सो ये करंट का टाइम दिखा रही है अभी, डेट और टाइम। सो एक डायरेक्टरी को बनाता है, और अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरी एक ही कमांड में बनानी है तो उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम टेस्ट वन बनाते हैं, उसके अंदर हम एक टेस्ट टू बनाते हैं, और इसके लिए फ्लैग होता है -p। सो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक टेस्ट वन बन गया है। अब हम सीडी करके टेस्ट वन के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे जब हम एलएस कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फोल्डर उसके अंदर भी बन गया है टेस्ट टू। सो आप एक ही कमांड का यूज़ करके आप मल्टीपल फोल्डर एक बार में ही बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको टैग यूज़ करना पड़ेगा, फ्लैग यूज़ करना पड़ेगा -p। और अगर मान लीजिए किसी डायरेक्टरी को आपको रिमूव करना है, RMDIR कमांड होती है, बट ये एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करेगी। जैसे हमारा टेस्ट एक एम्प्टी डायरेक्टरी है, मैं एक मिनट पहले हम चलिए हम एक बार बाहर आते हैं इससे, फिर हम टेस्ट को रिमूव करते हैं। अगर मैं रिमूव करता हूँ तो अब हमारा टेस्ट यहाँ से रिमूव हो गया है। और अगर मान लीजिए मेरे को टेस्ट वन को रिमूव करना है, सो ये नहीं हो रही क्योंकि एक एम्प्टी डायरेक्टरी नहीं है। RMDIR सिर्फ एक एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करती है। अगर मुझे फिर भी इसको रिमूव करना है, -RF का फ्लैग यूज करिए। यस। हाँ, सो ये आपका तभी रिमूव करेगी जब वो डायरेक्टरी एम्प्टी हो। अगर डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फाइल या फोल्डर है तो वो इसको रिमूव नहीं करती है। और ये जनरली हम प्रोडक्शन में ही RMDIR को यूज़ करते हैं, क्योंकि सेफ ऑप्शन होता है रिमूव करने के लिए किसी भी फोल्डर को, ताकि हम गलती से कोई वैसा फोल्डर ना डिलीट कर दे जिसके अंदर कोई फाइल या डायरेक्टरी है और हमें उसे रिमूव नहीं करना है। सो मोस्टली हम RMDIR ही यूज़ कर रहे होते हैं प्रोडक्शन पे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है टच। टच होती है एक फाइल को क्रिएट करने के लिए। अभी हमने देखा कि फोल्डर को कैसे क्रिएट करना है। अगर हमें एक फाइल को क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन होते हैं? टच, और मान लीजिए मेरे को एक फाइल क्रिएट करनी है config.txt। वैसे आप YAML फाइल क्रिएट करते हैं, बट चलिए YAML ही करते हैं, .yml। आप ls करेंगे तो यहाँ पे एक नई फाइल बन गई होगी, config.yml। सो ये एक एम्प्टी फाइल होगी, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा अगर मैं कैट करूंगा कॉन्फ़िग को। लेकिन टच आपकी एक फाइल को क्रिएट कर देगा, फिर बाद में आप उसमें विम एडिटर का यूज़ करके उसके अंदर जाके उसे एडिट कर सकते हैं। अब लेट्स से हमारे पास दो फाइल है, फाइल 1.txt, फाइल 2.txt। लेट्स से हम इनको कैट करते हैं। चलिए इसमें तो बहुत सारे डेटा है, हम एक नई फाइल बना लेते हैं टच से, टच टेस्ट फाइल करके, फाइल 1.txt है। अब हम विम एडिटर का अगर आपको यूज़ करना है तो vim टाइप करिए, फाइल का नाम यस यूज़ करिए, देन उसके अंदर जाके आप उसमें कोई भी कंटेंट लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको पहले आई बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अब आप इंसर्ट मोड में आ गए। इंसर्ट मोड में आने के बाद आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लेट्स से ए। आप कुछ भी रैंडम टेक्स्ट को टाइप कर दीजिए।
अब हम इसको सेव कर दिया। अब हम जब कैट करेंगे टेस्ट फाइल को, तो अब ऑल सारे डेटा इसके अंदर सेव हो चुका है। अब हम कॉपी कमांड करके इसको एक नई फाइल में कॉपी करते हैं। कॉपी कमांड आप जनरली यूज़ करते हैं जब आपको किसी लॉग्स को कॉपी करना है, क्योंकि लॉग्स बहुत सारे हैं। अब लॉग्स का आपको बैकअप भी लेना है या किसी कॉन्फ़िग फाइल का आपको बैकअप लेना है। आप नई कॉन्फ़िग फाइल डिप्लॉय कर रहे हैं बट प्रीवियस फाइल को आप लूज़ नहीं करना चाहते, आप उसका भी बैकअप रखना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कॉपी कमांड का जनरली यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए मैं कॉपी कर रहा हूँ अपनी टेस्ट फाइल का एक दूसरी टेस्ट फाइल में, अब मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो गई होगी जो कि test2 फाइल डॉट टीएक्सटी। ये पहले क्रिएट नहीं थी। कॉपी कमांड अगर पहले से आपके पास फाइल होगी तो उसमें डेटा कॉपी कर देगा, अदरवाइज वो फाइल को क्रिएट करके फिर उसमें कॉपी कर देगा। हम चेक कर लेते हैं कि ओके, हमने नाम गलत दिया है फाइल टू। सो अब एक नई फाइल में हमारा डेटा कॉपी हो गया है। सो सीपी कमांड क्या होता है? कॉपी करने के लिए। और जो मैं कैट यूज़ कर रहा हूँ, कैट पता नहीं होगा बट कैट होता है किसी भी फाइल के कंटेंट को आपको देखना है तो आप कैट कमांड का यूज़ करते हैं। और इसका और भी ऑप्शन होते हैं, कॉन्कैटिनेट मल्टीपल फाइल्स को भी करता है, बट उसको हम आगे देखेंगे। अब हमारा है मूव। अगर हम किसी भी फाइल को मूव करना है या किसी फाइल को रीनेम भी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मूव फाइल का एमवी कमांड का, जो कि होता है मूव। अगर मान लीजिए अभी यहाँ पर एक फाइल है टेस्ट फाइल डॉट टी, उसको मुझे टेस्ट वन फोल्डर के अंदर जाना है। अब उसको मुझे टेस्ट वन फोल्डर के अंदर देना है, तो हम उसे कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ पर हमारी जो टेस्ट वन फाइल थी वो नहीं है, अब उसको हम देखना है तो हम टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे सीडी करके और यहाँ पे हमारी फाइल मूव हो गई है, टेस्ट फाइल वन डॉट टी एक्स टी। और ऐसे ही अगर आपको किसी का रीनेम भी करना है तो आप मूव कमांड का यूज़ करके आप रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं रीनेम करके देखते हैं, टेस्ट फाइल डॉट टी एस टी को हम टेस्ट फाइल टू डॉट टी एस टी करते हैं। सो जब हमारे यहाँ पे टेस्ट फाइल वन डॉट टी एक्स टी थी, अब उसका नेम होके हो गया है टेस्ट फाइल टू डॉट टी एक्स टी। सो मूव कमांड को आप मूव भी कर सकते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में, और आप उसी सेम चीज़ को रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ में कॉपी एंड पेस्ट या कट पेस्ट करते हैं, एक्चुअली कट पेस्ट करते हैं या ड्रैग कर देते हैं, तो वही सेम काम यहाँ पे मूव कमांड कर रही है। और नेक्स्ट कमांड है हमारी आर एम माइनस आर एफ। सो ये एक्चुअली आर एफ इसको बहुत ही रिकर्सिवली फोर्सफुली ये डिलीट कर देता है फाइलों को, बट सो इसको आपको थोड़ा देख के यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज ये आपकी जो मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर है उनको डिलीट कर देगा। सो अगर हम चलिए वापस से हम सीडी करके बैक आते हैं। सो यहाँ पे हमारा फोल्डर है टेस्ट वन, उसके अंदर एक टेस्ट टू कर का भी फोल्डर है। सो अगर हम आर एम माइनस आर एफ करेंगे एंड देन हम करेंगे टेस्ट वन, सो अब हमारा जो टेस्ट वन फोल्डर था वो चला गया और उसके जो अंदर के फोल्डर थे वो भी डिलीट हो गए, जो कि हम ऊपर ट्राई कर रहे थे करने का। लेकिन उसका ये कमांड जनरली हम प्रोडक्शन पे यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं बट तब जब बहुत ही हमको ज़रूरत हो और हमको पता हो कि इन फोल्डर्स की जनरली ज़रूरत नहीं है। बट मोस्टली हम आर एम डी आई आर कमांड को ही यूज़ करते हैं ताकि हम सिर्फ एम्प्टी फोल्डर को ही हटाएं, हम डायरेक्टली किसी गलत डायरेक्टरी को डिलीट ना कर दें। बट अगर आपको मल्टीपल डायरेक्टरीज को एक कमांड में डिलीट करना है तो ये एक उसके लिए ऑप्शन है आर एम माइनस आर एफ। एक विच कमांड होती है कि आपको पता करना है ये कि आप श्योर नहीं हो कि कौन सा वर्जन उस पर्टिकुलर या उसका पाथ क्या है जो कि रन हो रही है सर्विस आपके लिनक्स सिस्टम में, और आप उसको जानना चाहते हैं। तो उसके लिए कमांड होती है विच डॉट जो भी आप सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं। सो लेट्स से हम एनजिनिक्स के बारे में पता करते हैं। आई थिंक एनजिनिक्स हमारे सिस्टम में है नहीं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। sudo apt, apt हमारा पैकेज मैनेजर होता है।
सो अभी हमारा लिनक्स इंस्टॉल nginx इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हम चेक करते हैं कि हम nginx का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे थे और ये इसका पाथ क्या है। सो nginx का जो पाथ है हमारा /user/sbin/nginx है, और इसको वर्जन भी देखना है तो आप sudo आप nginx टाइप करिए तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा sudo systemctl nginx। ये एक सर्विस सिस्टम सीटेल एक सर्विस मैनेजर होता है। ये आपको बता देगा कि आपका जो nginx का करंट स्टेटस है वो रनिंग है और ये कब से रन हो रहा है ना, और प्रोसेस आईडी क्या है, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, कौन कौन से ग्रुप हैं इसके, तो काफ़ी सारी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाती है। और एक और कमांड होती है क्लियर, जो कि आपके टर्मिनल को क्लियर करती है। आपके जो भी टर्मिनल में चल रहा है तो उसको वो पूरा क्लियर करके आपको एक ब्लैंक टर्मिनल वापस से दे देती है। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है जो कि है फाइल कंटेंट एंड टेस्ट प्रोसेसिंग के लिए मॉड्यूल सेकंड हमारा जो है वो है फाइल कंटेंट और टेस्ट को अगर प्रोसेस करना है। सो एक कमांड होती है कैट, वो जो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि किसी भी फाइल के आपको डेटा को देखना है। जैसे यहाँ पे मुझे एक फाइल टेस्ट फाइल 2 को देखना है। सो मैं कैट करता हूँ तो उसके अंदर का जो भी डेटा है वो मेरे को दिख जाता है। अगर मान लीजिए कैट करके मेरे को चेक करना है कि मेरे सिस्टम पे कितने यूज़र्स हैं तो मैं वहाँ पे जाके उस यूज़र्स को भी चेक कर सकता हूँ। कैट कैट स्लैश etc स्लैश पी पासवर्ड। सो मेरे को वहाँ पे पता चल जाएगा मेरे कितने यूज़र्स हैं यहाँ पे अभी। या फिर आपको कई बार होस्ट नेम देखने होते हैं, आप कैट स्लैश etc होस्ट नेम में जाके देख सकते हैं कि आपके होस्ट नेम में क्या क्या एंट्रीज पहले से बनी हुई है। तो कैट का यूज़ आप मल्टीपल टाइम्स करते रहेंगे अब रियल सर्वर पे जब आप होंगे, या आपको कोई कॉन्फ़िग फाइल आपकी पहले से स्टोर है, आप उस कॉन्फ़िग फाइल को देखना है कि उसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन सेव्स है, तो आप कैट का यूज़ करते हैं। देन अब नेक्स्ट कमांड है हमारी हेड। लेट्स से आपके पास एक बहुत ही बड़ी CSV फाइल है बट आपको उसके स्टार्टिंग के ही कुछ एंट्रीज चाहिए। सो बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो ऑप्शन, अगर मैं हेड लेट्स से हमारे पास एक फाइल है टेस्ट, हम टेस्ट फाइल को यूज़ करते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट हेड क्या करती है, स्टार्टिंग के आपको 10 रोज 10 रोज को दिखाती है। बट अगर आपको आप इसे और भी आप नंबर अपनी तरफ से भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए सिर्फ 5 चाहिए या 10 से ज़्यादा चाहिए तो आप वो नंबर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे अब सिर्फ वो स्टार्टिंग के सिर्फ 5 रोज को ही दिखाएगी। और सेम कमांड होती है टेल। आप टेस्ट करिए, जो स्टार्टिंग के लास्ट बाय डिफॉल्ट ही लास्ट के 10 रोज को दिखाएगी, इवन दो ब्लैंक रोज हैं उनको भी दिखाएगी। और अगर आपको सिर्फ लास्ट के 5 देखने हैं तो आप हाइफन एन करके, हाइफन एन उसका आर्गुमेंट होता है, उसको मेंशन करके आप जितने भी नंबर ऑफ रोज को देखना चाहते हैं लास्ट से तो वो आप मेंशन कर दीजिए, वो आपको दिखाती रहेगी। और अगर आप टेल हाइफन एफ करते हैं तो रियल टाइम में कई बार आपकी लॉग्स फाइल होती है वो रियल टाइम में लॉग्स अपलोड हो रहे होते हैं उनमें। सो आपको रियल टाइम में चाहिए कि जो लास्ट की 10 रोज हैं या जो लास्ट के एकदम लॉग्स जो लेटेस्ट लॉग आ रहे हैं 10, वो मेरे को मिलते रहे, तो आप टेल हाइफन एफ का यूज़ करेंगे और अपनी जो भी लॉग फाइल है उसका पाथ देंगे। जैसे यहाँ पे हमने पाथ दिया वेर लॉग सिस्टम लॉग। सो वो आपको एकदम सिस्टम के रियल टाइम पे लॉग्स को दिखाती रहेगी और उससे ऑटोमेटिकली अपडेट करती रहेगी। आपको कमांड को बार बार रन नहीं करना पड़ेगा। तो ये कई बार हैंडी होती है, काफ़ी यूज़फुल होती है जब आप सिस्टम में कोई भी ट्रबल शूटिंग के लिए जाते हैं और अपने लॉग्स को चेक करना चाहते हैं। और नेक्स्ट कमांड है हमारी शॉर्ट। शॉर्ट क्या करती है, वन सेकंड में आपको दिखाई देता हूँ। तो शॉर्ट कमांड क्या करेगी, ये आपके जितने भी आप अभी देख रहे थे वेरिएबल थे उनको शॉर्ट कर दिया है। जैसे मैं अभी कैट करता हूँ, सो अभी ये अनशॉर्ट है ABCA। अब शॉर्ट करने से क्या हुआ, इसने अल्फाबेटिकली सबको शॉर्ट कर दिया। इसने सारे स्पेस पहले एक साथ कर दिए, देन AABC इसने डिक्शनरी ऑर्डर में सबको शॉर्ट करके दे दिया। तो अगर आपको शॉर्टिंग करनी है, कोई CSV फाइल है जिसमें आपको शॉर्ट करना है यूजर्स नेम को या कोई डेटा को, तो वहां पे आप शॉर्ट कमांड का यूज कर सकते हैं। फिर एक कमांड होती है यूनिक। आपको सिर्फ वही दिखाएगी जो कि इनमें यूनिक है, कोई रिपीट नहीं है। चलिए हम यूनिक कमांड को देखते हैं। अगर आपको यूनिक
इसने सिर्फ आपको जैसे ए 2 बार आ रहा था, तो इसने अब ये स्पेस देके है, इसलिए इसने दिखाया अगर कंटिन्यूएशन में होता तो ये सिर्फ उन चीज़ों को ही दिखाता है जो कि यूनिक है, जो कि रिपीट नहीं हो रही है। अब हमारी है एको। एको होती है, ये स्क्रिप्टिंग में मोस्टली आप यूज़ करते हैं। आपको किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप एको को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको कमांड बताई थी पीडब्ल्यूडी, वो एक सिस्टम का सेल का जो हमारा करंट सेल है उसका वेरिएबल भी होता है पीडब्ल्यूडी। तो उसमें जो हमारी करंट लोकेशन है वो स्टोर करके रखता है एज अ वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी है ये एक वेरिएबल है। अगर मैं एको डॉलर पीडब्ल्यूडी करता हूँ तो ये एक वेरिएबल है, वो वेरिएबल की वैल्यू को ये प्रिंट कर दे रहा है। एंड नेक्स्ट कमांड है हमारी टी। अगर ये कई बार आप स्क्रिप्टिंग में काफ़ी यूज़ करते हैं इस कमांड को टी। अगर आपको किसी कमांड का आउटपुट स्टोर कराना है एक फाइल के अंदर, तो उसके लिए आप टी कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ls कमांड का आउटपुट स्टोर कराना चाहता हूँ। मैं एक ls कमांड लिखूंगा जो भी, फिर एक पिप कमांड का यूज़ करके मैं टी लिख रहा हूँ। अब मुझे इसे फाइल में स्टोर कराना है। लेट्स से आउटपुट नाम देते हैं इसका .txt। ये जितना भी मैंने ls करके यहाँ पे जो भी इसका आउटपुट आया है वो एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में स्टोर हो गया। एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल भी बन गई है। इसको चेक करते हैं ls। यहाँ पर हमारी एक फाइल बन गई है आउटपुट डॉट टीएक्सटी। और अगर मैं इसे कैट करता हूँ तो उसके अंदर ये सारी जो भी फाइल फोल्डर थे ls कमांड का आउटपुट था वो इस फाइल के अंदर आके स्टोर हो गया है। अब हम इसको टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं क्लियर कमांड से। अब आता है नेक्स्ट, हमको लोकेट करना है। लेट्स से nginx की कॉन्फ़िग को ही हम लोकेट करना चाहते हैं। लोकेट कमांड नॉट फाउंड, वी हैव टू इंस्टॉल इट। ओके, इंस्टॉल कर लेते हैं इसको। तो हमारी लोकेट कमांड इंस्टॉल हो चुकी है, पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोकेट कमांड को यूज़ करते हैं। जब मैंने लोकेट किया nginx.conf में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, तो वो हमारी etc/nginx/etc.conf। लोकेट कमांड का आप यूज़ करके आप किसी भी फाइल की लोकेशन को सर्वर के अंदर या लिनक्स के अंदर पता कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल और हैंडी कमांड होती है जो आपको पता होना चाहिए। एंड अब नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 3 स्टार्ट होता है, जिसमें हम बात करेंगे परमिशंस एंड यूज़र मैनेजमेंट की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। आप जब मैं यहाँ पे मैं कर रहा था ls-l, हम इसमें देख रहे थे कि हमारे पास जो भी ये परमिशंस है आप देख रहे होंगे आर डब्ल्यू डैश डैश आर डैश डैश आर डैश डैश। ये क्या है? ये एक्चुअली परमिशन बताता है उस फाइल पे किसको क्या परमिशन है। जो पहले स्टार्टिंग के 3 ये स्पेसेस हैं, ये डिनोट करते हैं हमारे यूजर्स को, कि जो यूजर को इस फाइल पे क्या परमिशन है, देन इस ग्रुप को इस फाइल पे क्या परमिशन है, देन अदर्स को इस फाइल पे क्या परमिशन है। जैसे हमारे यूजर्स को इस फाइल पे परमिशन रीड राइट की, एग्जीक्यूट की नहीं है। उसके पास जो हमारे ग्रुप है उसको परमिशन, जो ग्रुप शिवम है उसमें जो जो लोग होंगे उसको परमिशन है रीड की। जो अदर है उसके बाद उन सबको परमिशन है रीड की। ये हमारी परमिशंस को डिनोट करता है। और परमिशंस को आपको चेंज भी करना आना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है chmod। chmod कमांड को यूज करके आप परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। और परमिशंस में हमारे पास जो राइट परमिशन जो हमारे पास रीड परमिशन होती है उसको हम डिनोट करते हैं 4 से। जो राइट होती है उसको डिनोट करते हैं हम 2 से। एंड जो एग्जीक्यूट होती है उसको डिनोट करते हैं हम 1 से। अगर आप इसका कॉम्बिनेशन देखें तो आता है, अगर आपको लेट्स से मुझे अब इसकी परमिशन को चेंज करना है, मैं चाहता हूं कि सबके पास परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की, ग्रुप के पास भी हो रीड राइट एग्जीक्यूट की, और हमारे अदर्स के पास भी परमिशन रीड राइट एग्जीक्यूट की। ऑल्दो ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप सबको रीड राइट एग्जीक्यूशन की परमिशन दें, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल अब हम इसमें चेंज करते हैं। तो अब कमांड हो गया chmod, मैं 7 परमिशन दे रहा हूँ, मतलब
4 प्लस 2 प्लस 1, रीड के लिए 4, राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूशन के लिए 1। तो इसका मतलब इस पे सारी परमिशन है, और किसके लिए? हमारे यूजर्स के लिए। देन अगेन 7 ये बता रहा है कि हमारे ग्रुप को भी सारी परमिशन होंगी इस फाइल पे, और अदर्स पर्सन्स को भी सारी परमिशन होंगी इस फाइल पे। देन उसके बाद आप फाइल का नेम मेंशन कर दीजिए, कॉन्फ़िग। अब हम ls-l करते हैं। तो अब आप परमिशन देखिए ऊपर, और इसमें इसमें चेंजेस आ गया। यहाँ पे परमिशन देखिए क्या थी, और यहाँ पे परमिशन देखिए क्या थी। सो ये परमिशंस चेंज हो गई है, और आप इंटरनेट पे भी आके परमिशंस या chmod कैलकुलेटर को टाइप कर सकते हैं, आपको आराम से इजीली परमिशन मिल जाएगी अगर आपको कोई परमिशन देनी है तो। जैसे हम परमिशन को वापस चेंज करते हैं, हम चेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा जो यूजर है उसके पास सारे राइट हो, रीड के भी, राइट के भी और एग्जीक्यूट के भी, बट जो उसके बाद सारे लोग हैं उनके पास सिर्फ रीड के राइट हो, क्योंकि रीड डिनोट कर रहा था 4 वैल्यू को। सो उनके पास सिर्फ रीड के राइट हो। हम कॉन्फ़िग फाइल को वापस से करते हैं ls-l। सो अब जो देखेंगे परमिशन, हमारे पास यूजर्स को मिल गई है सारी परमिशंस रीड राइट एग्जीक्यूट की, लेकिन बाकी ग्रुप के पास है राइट की परमिशन, और अदर्स के पास है सिर्फ राइट की सिर्फ रीड की परमिशन। सो ऐसे chmod यूज करके आप किसी भी फाइल या फोल्डर की परमिशंस को चेंज कर सकते हो, उसके यूजर्स और ग्रुप और अदर्स के लिए। अब एक हमारी कमांड है chown। इससे हम क्या करते हैं, हम अपने फाइल का ऑनर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी इस फाइल का ऑनर है हमारे पास शिवम, और ग्रुप है शिवम। जैसे हमें इसका ऑनर चेंज करके हमें दूसरे यूजर्स को इसका ऑनर बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? chown कमांड का यूज करिए। अब आपका जो जो भी नए यूजर्स को आप उसका ऑनर बनाना चाहते हैं उसका यूजर नेम दे दिए। हमारे पास दो यूजर, एक यूजर है यूजर वन। हम अब यूजर वन को अब इसका ऑनर बनाना चाहते हैं, देन फाइल का नेम। इसके लिए सूडो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ऑनर ही चेंज कर रहे हैं फाइल का। सूडो एक्चुअली हमें एक बाईपास, सूडो रूट यूजर को एक्सेस करने के लिए करते हैं जिसके पास सारी परमिशन है फाइल्स में, इस लिनक्स सिस्टम में किसी की भी परमिशन चेंज करने के लिए या इसमें कुछ भी डिफरेंसेस करने के लिए। सो उसके लिए हम सूडो का यूज करते हैं। सूडो यूज करके हम रूट प्रिविलेज ले पाते हैं। तो इसलिए हमने सूडो की, उसको कि इस बार हम परमिशन ना चेंज करके ऑनर ही चेंज कर रहे हैं इस फाइल का, तो हमें सूडो की परमिशन, सूडो का लॉगिन लगेगा। सूडो chown, हमारा यूजर नेम जिसको हम नया इसका ऑनर बनाना चाहते हैं, किसका ऑनर बना रहे हैं, config.yml का ls-l करते हैं। सो अब जो हमारा नया ऑनर बन गया इसका, वो शिवम की जगह यूजर वन हो गया। इस फाइल का जो ऑनर है अब यूजर वन हो गया। लेट्स से उसको वापस से चेंज कर देते हैं। सो वापस से हमारा जिसका ऑनर बन गया वो वापस से शिवम हो गया। सो ऐसे हम किसी भी फाइल के ऑनर को या ग्रुप को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अब हमने देख लिया कि फाइल की परमिशन कैसे चेंज करनी है, उसका ऑनर कैसे चेंज करना है। अब sudo apt get update। सो ये एक्चुअली अगर आपको सिस्टम के पैकेजेस को अपडेट करना है, सो मैंने बोला कि आपको कुछ भी सिस्टम में नया इंस्टॉल करना है या अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसको आपके लिए कई बार रूट प्रिविलेज लगती है, क्योंकि जो आपका करंट यूजर है मे बी उसका सारे राइट्स ना हो। तो उसके लिए हम sudo का यूज करते हैं, और apt get update हमारे जितने भी पैकेजेस होंगे उनको अपडेट कर देगी। सो मैं भी इसमें अपडेट नहीं करना चाहता, इसलिए मैं रन नहीं कर रहा, बट जैसे मैंने आपको nginx इंस्टॉल करके दिखाया था, sudo apt install nginx, तो ये इससे जैसे उसे इंस्टॉल कर दिया nginx को या plocate को इंस्टॉल किया, अभी सेम काम यहाँ पे अपडेट करता है, वो पूरे पैकेजेस को अपडेट कर देता है चेक करके। और अगर आपको यूजर चेंज करना है, मान लीजिए su हाइफन आप करके यूजर नेम डालिए, अभी मैं शिवम में हूँ तो मैं शिवम में ही रहूंगा। अगर मैं मान लीजिए यूजर वन डाल देता, तो मैं यूजर को भी चेंज कर सकता हूँ, su हाइफन करके मैं अपने दूसरे यूजर में लॉगिन कर सकता हूँ। अब एक नया यूजर ऐड करके देखते हैं। सो उसके लिए हमारे पास कमांड होती है यूजर ऐड। यूजर ऐड अगर हमें, और हमें कोई भी यूजर ऐड करना है तो उसके लिए भी सूडो यूज करना पड़ेगा, यूजर ऐड। अगर आप खुद रूट यूजर हैं तो आपको सूडो नहीं यूज करना पड़ेगा। मैं भी रूट यूजर नहीं हूँ, इसलिए मुझे सूडो लिखना पड़ रहा है, अदरवाइज आपको सूडो नहीं भी लिखना पड़ता। मैं यूजर ऐड करता हूँ, एंड मैं यूजर टू नाम से एक यूजर ऐड करता हूँ। सो मेरा यूजर ऐड हो गया। अब मुझे इसे देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, etc/,
पासवर्ड पे आके मैं अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरे पास शिवम यूज़र है, एक यूज़र 1 है, एक यूज़र 2 करके एक नया यूज़र बना हुआ है। आप ptsd/password में जाके देख सकते हैं कि यूज़र बने हैं कि नहीं। लेकिन इसमें एक है कि अगर आप जब भी आप यूज़र ऐड कमांड का यूज़ करते हैं और उसमें आप -m फ्लैग नहीं देते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे होम डायरेक्टरी नहीं बनती है हमारे यूज़र की। जैसे हमारे पास होम डायरेक्टरी के अंदर 2 यूज़र हैं, एक शिवम, एक यूज़र 1 जो कि पहले से थे। लेकिन इस बार आप यूज़र 2 के लिए नहीं देख रहे। यूज़र 2 ऑल्दो एग्जिस्ट कर रहा है बट वो होम डायरेक्टरी में नहीं बना। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र 2 की भी होम डायरेक्टरी बने, तो उसके लिए कमांड होती है, चलिए हम नया यूज़र बनाते हैं, sudo user add -m एंड देन यूज़र 3। अब मैं अगर यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यूज़र 3 एक आ चुका है होम डायरेक्टरी के अंदर, इसकी होम डायरेक्टरी बन चुकी है। अगर मैं कैट करता हूँ /etc/password, हमारे पास एक और यूज़र बन गया, यूज़र 3। और यूज़र को डिलीट कैसे करना है, मान लीजिए अब मुझे यूज़र को डिलीट करना है, मुझे उसकी नीड नहीं है, तो उसके लिए कमांड होती है यूज़र sudo user delete यूज़र del -r यूज़र 1। लेट्स से मैंने यूज़र 1 को हटा दिया। अब मैं फिर से कैट करता हूँ, तो अब यहाँ पे यूज़र 1 नहीं है, ऑल्दो यूज़र 2 और यूज़र 3 है। ऐसे हम यूज़र को बना सकते हैं, यूज़र को डिलीट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यूज़र 2 को भी हटा देता हूँ। फिर से चेक करते हैं। अब हमारा यूज़र 2 भी यहाँ से चला गया, अब सिर्फ यूज़र 3 एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो होम फोल्डर से भी हमारा यूज़र 2 चला गया। ये हमारे यूज़र हटाने के लिए होती है कमांड। और अगर आपको किसी यूज़र का पासवर्ड अपडेट करना है तो उसके लिए कमांड होती है sudo पासवर्ड और जो भी यूज़र का नेम है, बट मैं अभी नहीं करना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, तो मैं इसको नहीं करूँगा। बट अगर आपको मान लीजिए किसी यूज़र की पासवर्ड को अपडेट करना है, आप यूज़र पासवर्ड और यूज़र नेम डाल दीजिए। जैसे मैं यूज़र 3 है तो यूज़र 3 डाल के, तो आपको एक प्रॉम्प्ट आता जिसमें आप उसका नया पासवर्ड डाल सकते हैं। अब आपको देखना है कि किस यूज़र से आप लॉगिन हैं, तो उसके लिए कमांड होती है, ये आप रियल सर्वर में कई बार आप चेक करते हैं। मान लीजिए आप एक ही सर्वर में मल्टीपल यूज़र से स्विच कर रहे हैं और आपको वहाँ पे चेक करना है कि अब करंटली आपका यूज़र कौन-सा है। तो हू एम आई टाइप करिए, वो आपको आपका यूज़र नेम बता देगा कि आपका करंट यूज़र नेम कौन-सा है। तो अभी जैसे मेरा शिवम है, ये मेरा यूज़र नेम बता रहा है। अब एक बहुत ही हैंडी कमांड होती है, वो है फिंगर। आप अपना यूज़र नेम डालिए और ओके, लेट्स से फिंगर कमांड को भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। sudo apt install। अब मान लीजिए मेरे को पता करना है कि मेरा यूज़र कब से लॉगिन है और इसकी मेरे को एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए। आप फिंगर टाइप करिए एंड देन उसके बाद आप यूज़र का नेम टाइप कर दीजिए। ये आपको रियल सर्वर में कई बार आपको देखना आपका सिस्टम क्रैश हुआ या कोई बिल्ड आपकी फट गई है या फिर सर्वर पे कोई आपकी वेब सर्वर रीच आउट नहीं हो पा रहा है और आपको चेक करना है कि इशू क्या था। आपको लॉग्स में भी कोई इशू नहीं दिखा है, बट आप चेक करना चाहते हैं ऐसा तो नहीं सर्वर ही डाउन हो गया था या यूज़र डाउन हो गया था। तो आप जाके फिंगर और अपना यूज़र नेम डालिए, तो फिर ये आपको बता देगा कि आपका यूज़र की जो भी डिटेल है कि लॉगिन किस नेम से था, क्या नेम है, कितने दिन पहले इसको लॉगिन किया था, कब से ये चल रहा है, इसमें कोई बीच में ब्रेक था कि नहीं, तो काफ़ी डिटेल उसके बारे में देता है। तो वहाँ पे ट्रबल शूटिंग के टाइम पे कई बार आपको ये कमांड काफ़ी यूज़फुल रहती है। अब नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल 4 है जिसमें हम बात करेंगे सिस्टम मॉनिटरिंग कमांड्स के बारे में। पहले एचटॉप से पहले मैं बात करना चाहूँगा टॉप कमांड के बारे में। टॉप कमांड आपकी इनबिल्ट कमांड होती है लिनक्स में। आप टॉप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये प्रोसेस आईडी दिखा देगा, यूज़र दिखा देगा, कौन सा यूज़र इसको यूज़ कर रहा है, इस प्रोसेस को, रूट या सिस्टम डी या फिर शिवम यूज़र यूज़ कर रहा है या कोई और यूज़र है वो यूज़ कर रहा है इसको, है ना। देन कितना सीपीयू वो यूज़ कर रहा है, कितना मेमोरी यूज़ कर रहा है, टाइम क्या है, कमांड क्या थी जो इसके लिए रन हुई थी मोस्टली। ये आपको काफ़ी टॉप कमांड जो होती है वो आपको सिस्टम की रनिंग प्रोसेस, मेमोरीज, स्वैप मेमोरीज के बारे में काफ़ी कुछ बता देता है। और यहाँ से आप प्रोसेस आईडी लेके आप किसी को मतलब किल भी कर सकते हो और ये रियल टाइम पे ही अपडेट होता रहता है। आपको इससे बाहर आना है, आप कंट्रोल सी प्रेस करिए तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। इसकी एक और एडवांस कमांड है जो कि है एच टॉप। अगर आप एच टॉप को यूज़ करेंगे वो सेम डिटेल दिखाएगी बट थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में दिखाएगी और थोड़ा रीडेबिलिटी उसकी ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे इसमें मेमोरी, स्वैप मेमोरी ये भी दिखा रहा है बट इसकी थोड़ी रीडेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ये कुछ हाईलाइट कर रहा है उन
प्रोसेस आईडीज को, जो मे बी एक्स्ट्रा मेमोरीज आपकी यूज़ कर रही हैं। सो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, उनकी कमांड पता कर सकते हैं, पाथ पता कर सकते हैं कि क्या उनकी इनिट पाथ है ना। एंड देन प्रोसेस आईडी यूज़ करके आप उन प्रोसेसेस को किल भी कर सकते हैं। मान लीजिए प्रोसेस आईडी है, तो आप उन प्रोसेस आईडी को यूज़ करके आप किसी भी ज़ॉम्बी प्रोसेस है, मान लीजिए जो रन हो रही है बट आपकी यूज़फुल नहीं है, तो आप उसको किल भी कर सकते हैं। सो सो ये एच टॉप एंड एच टॉप होता है। एच टॉप एक्चुअली टॉप बाय डिफॉल्ट आता है आपके सिस्टम के अंदर लिनक्स में। एच टॉप को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे अभी हमने ऊपर फिंगर को इंस्टॉल किया, वैसे एच टॉप को भी इंस्टॉल करना पड़ता है। sudo apt इंस्टॉल एच टॉप करके, या नेटवर्क टूल होते हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। आप अपने सिस्टम का देख सकते हैं कि आपका सिस्टम डाउन कब था, क्या था, तो उसके लिए कमांड होती है अप टाइम। सो ये दिखा रही है कि कब से मेरा लॉगिन है, कब से चल रहा है। सो लास्ट लॉगिन कब था, टाइम डेट के साथ ये अप टाइम आपको दिखाता है। देन आपको अगर मान लीजिए, और वैसे में प्रोसेस किल का नहीं बताया, अगर आपको प्रोसेस किल करनी है तो उसके लिए कमांड होती है किल। आप किल कमांड यूज़ करिए और यहाँ पे प्रोसेस आईडी दे दीजिए। तो मैं भी कोई कमांड किसी को किल नहीं करना चाहूँगा, बट लेट्स से मैं प्रोसेस आईडी देता हूँ 197, तो इस प्रोसेस को किल कर देगा। अगर मान लीजिए प्रोसेस रनिंग में फोर्सफुली आपको रन करना है, तो उसके लिए -f आई थिंक कमांड होती है, एंड देन यहाँ पे आप प्रोसेस आईडी देंगे, वो उसको फोर्सफुली किल कर देगी। सो मोस्टली फोर्सफुली हम किल नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप वो कर सकते हैं -f से। बट बी श्योर जब भी आप रियल सर्वर्स में इस कमांड का यूज़ करें। देन हमारे पास एक कमांड है df-h। ये हम यूज़ करते हैं कि हमारा डिस्क स्पेस चेक करने के लिए। जब भी मैं df-h करता हूँ, सो ये मेरा डिस्क का स्पेस दिखाती है, और कौन कौन से माउंट हैं डिस्क में, कितना यूजर्स वो कर रहे हैं, तो वो उनको दिखाती है कि यूज़ कितना कर रहे हैं, उनके पास अवेलेबल कितना है। तो वो df-h से आप चेक कर सकते हैं। अगर किसी फोल्डर का पता करना है तो आप du-ss से भी पता कर सकते हैं। मान लीजिए du-sh, और मैं पता करता हूँ /home शिवम के बारे में। ये कितना यूज़ कर रही है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर फोल्डर के बारे में आपको पता करना है। शिवम के अंदर बहुत सारी फाइलें फोल्डर थी, बट ये शिवम कितना यूज़ कर रहा है, 176 KB। इसके बारे में बता देता है। लेट्स से हम इसको थोड़ा सा और करते हैं। मुझे डॉकर के बारे में पता करना है, तो 8 KB यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर फोल्डर के बारे में आपको पता करना है, तो उसके लिए कमांड है du-sh, एंड देन उसका पाथ, जिस भी फोल्डर के बारे में या डायरेक्टरी के बारे में आपको साइज के बारे में पता करना है। ये कई बार यूज़ होता है, आप वेब सर्वर के बारे में पता करना चाहते हैं, अपनी लॉग फाइल्स के बारे में पता करना चाहते हैं, या आप डॉकर की इमेजेस में मान लीजिए यहीं पे अपने सर्वर पे स्टोर कराते हैं। मोस्टली हम नहीं कराते हैं स्टोर, बट मान लेट से कोई वॉल्यूम है, डॉकर वॉल्यूम, उसके फोल्डर के बारे में आपको पता करना है कि वो कितना साइज ले रहा है सर्वर पे। तो आप इस du-sh कमांड का यूज़ करके ट्रबल शूटिंग अपनी कर सकते हैं। देन एक कमांड होती है uname-a। ये आपका एक्चुअली कर्नल वर्जन बता देगी। यूनेम डालेंगे, उससे आपका कर्नल बता देगी। अब uname-a डालेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिटेल दे देगी, वर्जन कौन सा है। अब इसने से मेरे को कर्नल बताया कि लिनक्स है, अगर मुझे उसका वर्जन भी जानना है तो मैं -a कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। और डेट कमांड एज इट इज़, ये आपकी करंट डेट को प्रिंट करेगी। ये आप स्क्रिप्टिंग में कई बार यूज़ करते हैं कि आपको डेट वाइज कोई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसमें आपको डेट वाइज कुछ सेग्रीगेशन करना है, तो वहाँ पे आप डेट कमांड का आउटपुट को यूज़ कर रहे होते हैं। और लेट्स से जितनी भी हमने कमांड अभी टाइप की और मुझे मुझे उन्हें देखना है, तो हम हिस्ट्री कमांड से दे सकते हैं। तो आप हिस्ट्री करेंगे, तो जो जो कमांड हम अभी यूज़ करते हैं वो सबकी हिस्ट्री, जो भी कमांड हमने यूज़ की वो सबकी एक लिस्ट बना के दे देगा। उसके लिए हम यूज़ करते हैं हिस्ट्री कमांड। क्लियर करते हैं वापस टर्मिनल को, एंड अब है हमारे पास कनेक्टिविटी कमांड्स, वो सार मॉड्यूल 5, जिसमें हम बात करेंगे कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कमांड्स की। SSH वगैरह ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं एक रिमोट सर्वर से लॉगिन कर रहा हूँ, बट SSH के लिए बताया तो आपको SSH लिखना होता है। आप रिमोट सर्वर पे लॉगिन करना है, अपना यूज़र नेम देना है, जो भी सर्वर का यूज़र नेम है, अंडरस्कोर नेम लेस से, एंड देन उसकी जो भी आपके पास एक आईपी है, जैसे 192.176.1.50,
सो जब भी आपके पास एक रिमोट सर्वर होगा, आपको उसको लॉगिन करना है, तब यूज़र नेम @ करके उसके एड्रेस को देते हैं। आप उस यूज़र पे एक्सेस कर पाते हैं। कई बार आप s.pem की भी यूज़ करते हैं, कई बार पासवर्ड भी होता है सर्वर पे। सो जो भी आपको अगर पेम की है, तो पेम की को आप इसी टाइम पे मेंशन कर देंगे इसी कमांड में। अदरवाइज़ पासवर्ड होगा, तो एक प्रॉम्प्ट आएगा, आपको उसमें पासवर्ड देना पड़ेगा एंड देन आप लॉगिन कर लेंगे। एससीपी होता है, आपको अगर कॉपी करना है किसी भी अपने लोकल सर्वर से रिमोट सर्वर पे, सो उसके लिए आप एससीपी कमांड का यूज़ करते हैं। सो ये जो फाइल है, मेरे को कॉपी करनी है अपने लोकल सर्वर से इस सर्वर पे और उसके स्लैश टेम्प लोकेशन पे। सो उसके लिए हम एससीपी कमांड का यूज़ करते हैं। सो ये भी मैं तब बताऊंगा जब मैं एडब्ल्यूएस का के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, और एडब्ल्यूएस से मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा अपने लोकल से एडब्ल्यूएस सर्वर पे EC2 इंस्टेंस पे। ये पिंग कमांड होती है, ये आप ट्रबल शूटिंग के लिए भी मोस्टली यूज़ करते हैं। जैसे आप एक रियल टाइम सर्वर पे हैं, आपका वेब सर्वर है या आपका बैकएंड सर्वर है, आपको कनेक्टिविटी इशू आ रहा है आपके कोई वेब सर्वर से, और दोनों अलग इंस्टांसेस पे हैं। तो आपको चेक करना है कि भाई मेरे बैकएंड सर्वर एक फ्रंट एंड सर्वर को यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, या फ्रंट एंड बैकएंड को यूज़ कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कोई वेबसाइट देखना है कि मेरे इस सर्वर से वो वेबसाइट यूज़ हो पा रही है कि नहीं, तो आप पिंग कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पिंग करिए, कोई भी उसका डोमेन दे दीजिए, आईपी दे दीजिए, फिर आप देखिए कि यहाँ से उस पे कनेक्शन बन पा रहा है कि नहीं। कनेक्शन बन रहा है, दैट्स मीन्स इस सर्वर को उस डीएनएस को या उस सर्वर के होस्ट को एक्सेस करने की परमिशन है। जैसे गूगल हवाई हमारा ओपन है, तो ये एक्चुअली हमारा गूगल की वेबसाइट को पिंग कर रहा है, जो कि 80 पोर्ट पे चलती है। सो सो वही मैंने पिंग करके दिखाया आपको। एंड नेक्स्ट है IF कॉन्फ़िग। अगर आपको अपने नेटवर्क के बारे में काफ़ी डिटेल डालनी है, तो एक कमांड होती है IF कॉन्फ़िग। सो ये आपके नेटवर्क के बारे में बता देगी, आपका आईपी एड्रेस, ब्रॉडकास्ट, काफ़ी कुछ आपकी डिटेल दे देती है, और आपके कितने इंटरनेट लिंक वगैरह इसमें है। सो काफ़ी डिटेल आपको इसके IF कॉन्फ़िग इसके बारे में, आपके कनेक्शंस के बारे में बता देती है आपके करंट सर्वर के। और आपको लेट्स से देखना है कि कौन से पोर्ट पे मेरी कौन सी सर्विस चल रही है, तो उसके लिए कमांड होती है नेटस्टेट। ये काफ़ी यूज़फुल कमांड होती है जब आपको पता करना होता है कि भाई मेरे कौन-कौन से कौन-कौन से पोर्ट एक्सपोज़ हैं, कौन-कौन से पोर्ट आपके एक्सपोज़ हैं, और आपको देखना है कि कौन-कौन सी सर्विसेज़ आपकी चल रही हैं, किस पोर्ट पे चल रही हैं। सो यहाँ पे देख रहे हैं प्रोटोटाइप कौन सा यूज़ कर रहा है, टीसीपी, और ये कौन सी आईपी चल रही है और कौन से पोर्ट पे सर्विसेज चल रही है। आपका मान लो वेब सर्वर होगा यहाँ पे, तो वो लोकल होस्ट पे चल रहा है कि किसी आईपी पे चल रहा है, और कौन से पोर्ट पे चल रहा है। मान लीजिए 80 पोर्ट पे चल रहा है, आप जेनकिंस चलाते हैं तो जेनकिंस 80 पे जनरली चलाते हैं, या माई चलाते हैं तो उसके लिए अलग पोर्ट है। सो वो कौन से पोर्ट पे सर्विसेज इस करंट सर्वर से एक्सपोज हो रखी हैं, सो वो आपको netstat-tuln बताता है। और आपको राउट्स देखने हैं, आपके यहाँ से ट्रैफिक कैसे जा रहा है आपके सर्वर से, तो उसके लिए कमांड होती है route-n। सो वो आपके दिखा देगा कि आपका ट्रैफिक इस सर्वर से कैसे जा रहा है, कैसे मास्क हो रहा है। सो ये हो गई हमारे पास जो था हमारा मॉड्यूल नंबर 5, ये कंप्लीट हुआ कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग के लिए। एंड देन हमारा मॉड्यूल है 6, जो कि बताता है प्रोसेसेस, सर्विसेज एंड कंट्रोल के बारे में। सो आपको रनिंग प्रोसेसेस के बारे में जानना है, सो उसके लिए कमांड होती है PU-AUX। सो ये आपको प्रोसेस मिल जाएंगी। सो आपको प्रोसेस आईडी, यूज़र कौन सा यूज़र उसको यूज़ करा है, ये एच टॉप या टॉप से भी आपको मिल रहा था, बट ये वो स्पेसिफिकली मेमोरी या उसके रिगार्डिंग आपको रियल टाइम पे बता रहा था। ये आपको प्रोसेसेस के रिगार्डिंग सिर्फ देखना है, तो आप PU-AUX कमांड का यूज़ कर सकते हैं। और आपको किसी प्रोसेस को किल करना है, सो जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि किल लिखिए एंड प्रोसेस आईडी लिखिए, तो आप प्रोसेस को किल कर सकते हैं। अगर आपको फोर्सफुली किल करना है, तो उसके लिए -9 ऑप्शन होता है, देन आप अपनी प्रोसेस आईडी दे दीजिए और आपकी प्रोसेस जो है वो किल हो जाएगी। देन सिस्टम CTL, ये मैंने अभी आपको बताई था जब हमने इंजन इंस्टॉल किया था, कि सूडो सिस्टम CTL। सूडो सिस्टम CTL, अगर मेरे को स्टेटस देखना है, स्टेटस इंजीनियर्स, सो स्टेट स्टेटस एनजिनिक्स। सो ये हमारा एनजिनिक्स पहले से रनिंग है। अगर मान लीजिए मुझे इसको इस सर्विस को स्टॉप करना है, जो भी सिस्टम
ये सर्विस मैनेजर होता है, सिस्टमसीटीएल एक सर्विस मैनेजर की तरह यूज़ कर रहा होता है। कोई भी सर्विस को मुझे स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रीस्टार्ट करना है, तो मैं sudo systemctl कमांड का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे इसको स्टॉप करना है, sudo systemctl स्टॉप एंड सर्विस का नाम जो कि हमारा है nginx। सो अभी मैं अगर इसका स्टेटस देखूंगा, सो अब nginx अभी हमारा स्टॉप हो चुका है रनिंग की जगह, जैसे डेड इनएक्टिव। और अगर मुझे वापस से स्टार्ट करना है, sudo systemctl स्टार्ट nginx, उसका स्टेटस देखते हैं। नाउ अब हमारा वापस nginx एक्टिव एंड रनिंग है। तो sudo systemctl का यूज़ करके आप जो भी सिस्टम की कमांड्स, जो भी किसी भी सिस्टम को आपको यूज़ स्टार्ट करना है या सर्विस को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, स्टेटस देखना है, रीस्टार्ट करना है, आप उसको कर सकते हैं। सेम काम सर्विसेज भी करती है, तो सर्विसेज अपाची के लिए या systemctl दोनों सेम काम कर रही होती हैं। अब हम आते हैं अपने 7th मॉड्यूल के अंदर, जो कि है स्टोरेज एंड मैनुअल्स। सो लेट्स से आपको किसी फाइल का टार बनाना है, आपको पूरे फ़ोल्डर्स को ही कंबाइन करके एंटायर फ़ोल्डर्स को एक फ़ाइल के अंदर रखना है आर्काइव के लिए। तो आप वो कैसे कर सकते हैं? सो लेट्स से पहले हम शिवम के अंदर जाते हैं। देन लेट्स से यहाँ पे फ़ोल्डर 1, फ़ोल्डर 2, फ़ोल्डर 3 है, या डॉकर है, डॉकर के अंदर मल्टीपल फ़ोल्डर्स हैं। अब मुझे इसे आर्काइव करना है पूरे अपने डॉकर फ़ोल्डर को, तो मैं टार कमांड का यूज़ करके उसको कर सकता हूँ। tar-cvf एंड देन जो भी आपको बैकअप बनाना है, लेट्स से डॉकर उसको बैकअप डॉट tar tar। देन आपको किस फ़ोल्डर का बनाना है? मुझे डॉकर का बनाना है, तो मैं डॉकर का, अब डॉकर के अंदर क्या-क्या है? कॉन्टेक्ट्स, डेस्कटॉप, लॉग, जितने भी डॉकर के अंदर चीज़ें आ रही हैं, वो सारी उसके अंदर आ जाएँगी। सो हमारा एक टार फाइल बन गई है, जो कि है डॉकर बैकअप डॉट टार। सो ये इसने डॉकर फ़ोल्डर का पूरा एक ही कंप्रेस करके एक ही के अंदर टार बना दिया आर्काइव के लिए। कंप्रेस नहीं किया एक्चुअली, टार पूरा एक ही फ़ोल्डर को एक ही फाइल के अंदर इसने सारा डेटा ला दिया। एंड देन हमारे पास होता है gzip। तो किसी भी फाइल को अगर मेरे को वो करना है, कंप्रेस करना है, तो हम zip कमांड का यूज़ करते हैं। ये मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं जो हमारी बहुत बड़ी-बड़ी लॉग्स फाइल होती हैं। अगर उनको मुझे ज़िप करना है, तो उस कमांड वहाँ पे हम मोस्टली gzip का यूज़ कर रहे होते हैं अपने पुराने ओल्ड लॉग्स को ज़िप करके रखने के लिए, ताकि सर्वर पे स्पेस भी हमारा बचा रहे। और अगर आपको अनज़िप करना है, तो सेम कमांड होती है अनज़िप, और जिसको भी आपको ज़िप किया है, आप उसको अनज़िप कर सकते हैं। लेट्स से gzip यूज़ करते हैं। डॉकर किसी बड़ी फाइल को अगर मुझे करना है ज़िप, तो हम किसी फाइल को कर सकते हैं। तो लेट्स से आउटपुट फ़ोल्डर को मैं gzip करता हूँ। सो यहाँ पे हमारा एक और फ़ोल्डर बन गया है आउटपुट टेक्स्ट डॉट gz। ये कंप्रेस होके, अब इसका साइज़ भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, LH। सो हमारे आउटपुट का साइज़ क्या था? हमारा आउटपुट कहाँ पर है? या एक्चुअली इसने इसको ज़िप कर दिया है, तो अब बाइट्स में साइज़ हो गया है, पहले इसका साइज़ केबीज़ में था। सो उसने फ़ोल्डर को ही पूरे को ज़िप कर दिया है। अगर मुझे इसे अनज़िप करना है, सो हम इसे अनज़िप करते हैं, इज़ अनज़िप। अब हम इसका साइज़ देखते हैं कि पहले इसका साइज़ था ये, एंड ज़िप होने के बाद जब हमने ज़िप किया था, तो उसका साइज़ रिड्यूस हो गया था। सो ये बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं है, अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी फ़ाइल होगी, तो उसको ये ज़िप और भी अच्छे से कर पाएगा। लेट्स से हम फ़ाइल 1.txt को ज़िप करके देखते हैं एक बार। सो फाइल 1.2 केबी का हो गया, जो कि पहले था हमारे पास 2.7 केबी का। सो ज़िप उसको कंप्रेस कर देता है, एंड देन उसको उसको एक ज़िप फॉर्म में कंप्रेस करके इसी सर्वर पे स्टोर कर देता है। और आपको अनज़िप करना है, तो उसे अनज़िप कमांड से भी अनज़िप कर सकते हैं। सो अभी हमारी फाइल वापस अनज़िप हो चुकी है सेम साइज़ में। सो ये काफ़ी यूज़फुल होता है जब आपकी बहुत बड़ी लॉग्स फाइल होती हैं और आप उनको ज़िप करके आर्काइव की तरह रखना चाहते हैं। ये माउंट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं जब भी हमें अपने कोई
स्पेस को लिनक्स में फिजिकल हार्ड ड्राइव को माउंट करना होता है, लेट्स से, या फिर आप EC2 इंस्टेंस पे आपका स्पेस डिस्क स्पेस भर चुका है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो EC2 इंस्टेंस आप एक्स्ट्रा स्टोरेज परचेस कर लेते हैं, बट उसको फिर माउंट करना पड़ता है ताकि आपको चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। तो वहाँ पे इस माउंट कमांड का यूज़ होता है। ये भी मैं जब AWS आपको बढ़ाऊंगा तब मैं आपको इस कमांड को एक्सप्लेन करूंगा और रियल टाइम पे करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम EC2 का स्पेस बढ़ा सकते हैं एंड किसी भी स्पेस को कैसे अनमाउंट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैन कमांड। सो ये कमांड यूज होती है अगर आपको मान लीजिए किसी भी लिनक्स की कमांड है उसके बारे में आपको और जानना है कि उसमें क्या ऑप्शन होते हैं, आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप मैन लिखिए एंड देन कमांड का नेम लिखिए। जैसे मुझे LS कमांड के बारे में जानना है, सो LS कमांड के बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए। ये बता रहे लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आप -A का यूज कर सकते हैं अगर आपको इग्नोर करना है इंटायर स्टार्टिंग विद डॉट। अगर आपको हिडन फोल्डर भी देखना है तो आप -A का यूज करिए। जैसे हम H का यूज कर रहे थे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देखने के लिए, तो ये रहा H, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में किसी भी साइज, किसी भी जो भी आउटपुट आएगा उसका साइज देखने के लिए फाइल एंड फोल्डर्स का, तो हम -H का यूज कर रहे थे। सो ऐसे ही अगर आपको किसी भी कमांड के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए तो आप मैन कमांड का यूज कर सकते हैं। और आपको इसके बाहर कैसे आना है, आप क्यू प्रेस करिए, आप मैनुअल पेज के बाहर आ जाएंगे। सो ये था मोस्टली हमारी 50 कमांड्स फॉर द टॉप 50 कमांड्स विच इज यूजफुल फॉर द लिनक्स। आप इन कमांड का यूज करके आप मोस्टली 80% अपना काम कर सकते हैं और रियल सर्वर में मोस्टली यही कमांड यूज हो रही होती है। और ये जितनी भी कमांडें हैं इनके एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल ये मैं एक गूगल डॉक में डिस्क्रिप्शन पे ही मैं इसको अटैच कर दूंगा।